ओके उर्दू एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज से हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं, लेकिन इस सफर का एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सफर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप उर्दू ट्रांसलेटर के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे जो बिहार बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। यह क्लास हर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th पास किया है, जिनका उर्दू रहा है, या जिन्होंने मौलवी पास किया है। चाहे आपका कोई भी बोर्ड रहा हो, बिहार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अगर आपने 100 मार्क्स उर्दू ले रखा है तो आप इस इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिस ट्रांसलेटर, जिसे हिंदी में हम अनुवादक कहते हैं और उर्दू में हम मुतरजिम कहते हैं, आप जिस ट्रांसलेटर, अनुवादक या मुतरजिम के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उसके लिए एक रोड मैप यानी लायहा अमल यानी कार्य योजना बनाया है, जो 60 क्लासेस का है। फकत आपने अगर मेरी इन 60 क्लासेस को कर लिया तो आप यकीन करें कि ये जॉब, ये कुर्सी आपकी है। मैं आपको हाथ पकड़ के ये जॉब दिलाने वाला हूं, क्योंकि दिस इज माई कप ऑफ टी। जब ये वैकेंसी आई तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि जबान सीखना, जबान जानना और इसको पढ़ाना, कई सारी जबानों को, ये मेरा शौक रहा है बचपन से। और आगे मैं आपसे अपने बारे में शेयर करूंगा कि मैं कौन हूं। वैसे मैंने जो आपका सिलेबस को उसका एनालिसिस किया, तो मैं इस नहज पर पहुंचा कि ये 4 चीजें हैं अगर आपने कर लिया, जिसको मैंने 60 क्लासेस में बांटा है। अब इन 60 क्लासेस को आप 10 दिन में कर लें, 20 दिन में, या 30 दिन में, या 60 दिनों में, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने जो उस पर गौर खोज किया, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये 4 चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज है वोकैब। आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यही इसकी जड़ है ट्रांसलेशन की। जो ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको वोकैब नहीं आता, जिसको हिंदी में शब्दावली कहते हैं, लफ्ज़ोमानी अगर आपको नहीं आते, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज तो ये हो गया ट्रांसलेशन, जो डिपेंड करेगा कि आप कितना वोकैब जानते हैं। दूसरा है उर्दू ग्रामर, जो बहुत आसान है, ये कवायद है, और ये जीके यानी जनरल नॉलेज है, यानी उमूमी मालूमात हैं। यही 4 चीजें हैं जो आपको करनी है, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, ट्रांसलेशन, उर्दू ग्रामर एंड जीके। हां, इसके लिए आपका वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए, और मैंने आपके लिए जो एक रोड मैप बनाया है, वो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपने इन 4 चीजों को कर लिया, गारंटी है कि ये जॉब आपकी है। और जो रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया है वो आपके सामने है। इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, जो मैंने अभी आपको बताया, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, उर्दू ग्रामर और जीके। मैं इसको हिंदी और उर्दू सब में समझा देता हूं। शब्दावली है, ये अनुवाद है, हिंदी व्याकरण है, और सामान्य ज्ञान है। उर्दू में अगर बात करें तो ये लफ्ज़ोमानी है, तर्जुमा है, उर्दू कवायद है, और उमूमी मालूमात हैं। मैंने ये अहद किया है कि मैं आपको वोकैबुलरी के लिए 6000 वर्ड सिखाऊंगा, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मिलाकर, और फकत 60 क्लासेस में। 2000 हिंदी के, 2000 उर्दू के और 2000 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये आपके लिए काफी है। तो कुल मिलाकर अगर हम 60 क्लासेस करते हैं तो 6000 वर्ड हो गए। अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको एक जुमले वाला ट्रांसलेशन तो दूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप एक पूरे मजमून को ट्रांसलेट करें। जी हां, मैं आपको सैंपल अभी दिखाऊंगा। मैंने आपके लिए 120 मजामीन रखे हैं। 60 हिंदी के मजामीन हैं जिसे आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, 60 उर्दू के मजामीन हैं जिन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कुल मिलाकर 120 टॉपिक है। हम 2 टॉपिक रोजाना करेंगे, एक हिंदी के, एक उर्दू के। 60 क्लासेस में 120 टॉपिक हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं उर्दू ग्रामर की तरफ, उर्दू कवायद की तरफ। सिर्फ 3 टॉपिक हैं जो आपको भी मालूम है। एक वाहिद जमा है, एक तज़कीर व तानीस है, और एक अज़दाद है, जिसको एंटोनिम्स या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो
3 टॉपिक है, मैंने 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा है आप लोगों के लिए। टोटल 1500 क्वेश्चन हुए सिर्फ इस 3 टॉपिक से। 25 एमसीक्यू अगर हम डेली करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो 60 क्लासेस में 1500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जनरल नॉलेज को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। टोटल 900 एमसीक्यू करने हैं। अगर हम रोजाना 15 एमसीक्यू करेंगे तो ये 900 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो ये टोटल 60 क्लासेस का रोड मैप है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब रोजाना आप 2 क्लासेस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 दिन में पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, ये मेरा वादा है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो। लेकिन मैं आपको हाथ पकड़ के ये जॉब दिला दूंगा तो मैं हूं कौन? मेरे से आपका तारुफ होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है आतिफ आरपी। आप बिहार के किसी भी जिले से हो, आप अपने शहर के बुक स्टॉल पे चले जाइए, जो पॉपुलर बुक स्टॉल्स हैं। मेरी ये किताबें आपको दिख जाएंगी जो मैंने बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास के लिए लिख रखा है। इंग्लिश में मैंने इंपल्स और रेनबो राइडर लिख रखा है। 2020 से ही ये किताबें लिख रहा हूं मैं। तरंग हिंदी के लिए, मिजान अदब उर्दू के लिए, ये 100 मार्क्स की बुक्स हैं। अगर मेरे बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं तो लिंगो नाम का मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां मैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लेता हूं, और साथ ही ये मेरा ऐप भी है। इंग्लिश स्पीकिंग की मैंने 10 किताबें लिखी हैं और इन 10 किताबों का ये सेट है जो फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है और ई बुक के तौर पे भी अवेलेबल है। इस ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं। इन 14 बुक्स को लिखने के बाद और 3 जबानों में मास्टर्स करने के बाद, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक में मैंने मास्टर्स कर रखा है, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि आपको मैं ये जॉब दिलवा सकता हूं अगर आपने उन 60 क्लासेस को कर लिया तो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं आपको करवाने वाला हूं। वैसे अगर YouTube चैनल्स की बात करें तो ओके इंग्लिश एकेडमी नाम का भी मेरा एक YouTube चैनल है जहां 2,85,000 सब्सक्राइबर हैं एज ऑफ नाउ जब मैं क्लास ले रहा हूं। लिंगो नाम का स्पीकिंग चैनल है, 136 के सब्सक्राइबर्स हैं, 1,36,000। ये मेरा ऐप है ओके इंग्लिश एकेडमी नाम का, जिस ऐप पर मैं इसकी तैयारी कराऊंगा। 100K प्लस, लगभग 1,70,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं इस ऐप पर। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट बंदा हूं जो अलग अलग जबानों को जानता है। इन्हीं चीजों में मेरा तजर्बा रहा है। मैंने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में किताबें लिख रखी हैं। इंग्लिश, उर्दू और अरबिक में मैंने मास्टर्स कर रखा है। तो मैं आपके लिए एक परफेक्ट बंदा हूं। मुझे पता है इसे क्वालिफाई कैसे करना है। वैसे आप कब क्वालिफाई कर लेंगे मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। जिस दिन आपके अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लें या आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। जी हां, बिना किसी डिक्शनरी का सहारा लिए हुए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मखलूत तालीम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लड़के और लड़कियां एक ही क्लास, एक ही उस्ताद और एक ही इदारे में साथ साथ तालीम हासिल करते हैं। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना आप कैसे करेंगे? सह शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लड़के और लड़कियां एक ही वर्ग, एक ही शिक्षक और एक ही संस्थान में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज के जदीद दौर में यह निज़ाम तालीम बहुत आम होता जा रहा है। आज के आधुनिक युग में यह शिक्षा प्रणाली बहुत सामान्य होती जा रही है। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में, देखो तरक्की याफ्ता को हम कहते हैं विकसित और तरक्की पजीर को कहते हैं हम विकासशील। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में यह निजाम बरसों से राइज है। हिंदी में, विश्व के कई विकसित देशों में यह शिक्षा प्रणाली वर्षों से प्रयोग में है, जबकि हमारे मुल्क में भी कई सरकारी और निजी इदारों में यह तरीका अपनाया जा रहा है। जबकि हमारे देश में भी कई सार्वजनिक और निजी संस्थानों में यह प्रणाली अपनाई जा रही है। यह था उर्दू से हिंदी। हालांकि इंग्लिश आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। वैसे मेंस में थोड़ी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी आपको सीखने की। Co-education is a system in which boys and girls study together in the same class with the same teacher and in the same institution. आज के जदीद दौर में निज़ाम तालीम बहुत आम होता जा रहा है। In today's modern era, this system is becoming very common.
दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में, इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये निज़ाम बरसों से राइज है. दिस सिस्टम हैज बीन प्रीवैलेंट फॉर ईयर्स. जबकि हमारे मुल्क में भी, while in our country, कई सरकारी और निजी इदारों में यह तरीका अपनाया जा रहा है. दिस सिस्टम इज बीइंग अडॉप्टेड इन मेनी पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. आगे बढ़ते हैं. अगर आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया, देखते हैं. नारी सशक्तिकरण का अर्थ है, यानी औरतों को बाइख्तियार बनाने का मतलब है. हिंदी में पहले देख लेते हैं. महिलाओं को समाज में समान अधिकार, सम्मान और अवसर देना. अब इसको देख लेते हैं, इसको उर्दू में और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. नारी सशक्तिकरण का अर्थ है, यानी खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब है महिलाओं को समाज में समान अधिकार, सम्मान और अवसर देना. खवातीन को माशरे में मसावी हुकूक, इज्जत और मौके फराहम करना. यह एक ऐसा प्रयास है, यानी ये एक ऐसी कोशिश है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, जिससे खवातीन खुद कफील बने, अपने निर्णय खुद ले सकें, यानी अपना फैसला खुद कर सकें, और किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर भागीदारी निभा सकें, और किसी भी शोबे में मर्दों के बराबर हिस्सेदारी निभा सकें. भारत जैसे देश में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है. हिंदुस्तान जैसे मुल्क में खवातीन का किरदार हमेशा से अहम रहा है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में तो आप सुन सकते हैं. नारी सशक्तिकरण का अर्थ है, यानी विमेन एम्पावरमेंट मीन्स महिलाओं को समाज में समान अधिकार, सम्मान और अवसर देना. गिविंग विमेन इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी. यह एक ऐसा प्रयास है, दिस इज एन एफर्ट, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, टू मेक विमेन सेल्फ रिलायंट, अपना निर्णय खुद ले सकें, टेक देयर डिसीजंस देमसेल्व्स, और किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी निभा सकें, एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन एनी फील्ड एज मैन. भारत जैसे देश में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है. इन अ कंट्री लाइक इंडिया, द रोल ऑफ वुमेन हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट. मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने इस उर्दू के पैराग्राफ को हिंदी में एफिशिएंसी के साथ ट्रांसलेट कर लिया, बिना किसी लुगत की मदद के, अगर आपने हिंदी के इन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया बगैर लुगत की मदद के, तो आप यकीन करें कि उस दिन आप पीटी क्या मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे. वैसे जहां तक कोर्स की बात है, मैंने ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर आपके लिए 60 क्लासेस का पीटी का एक कोर्स रखा है. बस कौम की खिदमत के लिए सिर्फ 99 रुपीज फीस है इसकी. ये जो मेरी टीम है, ये उसका ही खर्च है, या ये जो ऐप यूज करेंगे तो सर्वर के कॉस्ट में ही ये पैसा चला जाएगा. इसी फीस में मैं आपको कोर्स भी दूंगा, इसी फीस में उसका पीडीएफ भी दूंगा, यानी वीडियो लेक्चर पीडीएफ, और इसी फीस में मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा. बस कौम की खिदमत के लिए मैं चाहता हूं कि जितनी भी सीट्स आई हैं वो सब फुल हो जाएं. ये मेरा पैगाम बिहार के हर उन स्टूडेंट्स तक आप पहुंचा दें जो वाकई इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं. आप ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और जाकर इस कोर्स से आंख बंद करके जुड़ जाएंगे. कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो ये नंबर्स हैं, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं. वैसे एक चीज मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर दूं कि YouTube पर मैं ओके उर्दू एकेडमी नाम के चैनल पर पढ़ाऊंगा और ऐप पर ओके इंग्लिश एकेडमी नाम के चैनल पर पढ़ाऊंगा. अब मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं. आप सभी गौर से सुने कि ये जो आपका सिलेबस है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक पीटी और दूसरा मेंस. मैं अभी मेंस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पीटी की बात करूंगा. ये जो आपका पीटी का सिलेबस है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है. सबसे पहला जो हिस्सा है वो है उर्दू ग्रामर. ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उर्दू में कवायद कहते हैं. तो ये जो उर्दू ग्रामर है 30 मार्क्स का है. कैसे होगा, कैसा सवाल होगा, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको. दूसरा हिस्सा ट्रांसलेशन का होगा जो 60 मार्क्स का होगा. तीसरा हिस्सा है जनरल नॉलेज जो 10 मार्क्स का है. तो 30 + 60 + 10 कुल मिलाकर 100 नंबर का है. 30, 60 + 10 =
100। 100 मार्क्स का ये इम्तिहान है जो आपको देना है। आगे बढ़ते हैं, और इस 100 में 80 प्लस स्कोर करवाना आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस जैसे कह रहा हूं आपको वैसे करना है। चलिए अब इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं। यहां पर उर्दू ग्रामर है जो 30 नंबर का है। उर्दू ग्रामर में आपको सिर्फ 3 चीजों पर काम करना है पीटी के लिए। सबसे पहली चीज है वाहिद जमा, जिसको हिंदी में एक वचन, बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल। मैं लिख ही देता हूं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तज़कीर और तानीस की अगर बात करेंगे तो ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, जिनको पता है। और अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो ये पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फाज और अज़दाद की बात करते हैं। हिंदी में इसको विपरीतार्थक कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो ऑपोजिट वर्ड, या अगर टेक्निकली इसको एंटोनिम्स कहेंगे। तो ये जो 30 नंबर है इसका सैंपल मैं आपके सामने लाता हूं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, खालिस उर्दू तरीके से किताब की जमा क्या है। देखिए बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि बस किताब की जमा कुतुब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की जानिब आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं इस सवाल में एक पैगाम छुपा हुआ है। सबसे पहले ये खालिस उर्दू तरीके से ये ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किताब की जमा कहीं कहीं पर आपने किताबों भी देखा होगा। जैसे आपने एक शेर सुना होगा, वो किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर तू जो पढ़ता तो क्या बात थी। यहां शायर ने किताब को किताबों कर दिया। साथ ही आपने एनसीईआरटी की हिंदी की 7वीं की किताब दुर्वा अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक पोम है, हिंदी की कविता है सफदर हाशमी की, जिसमें उनकी पोम कुछ इस तरह है। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की। तो वहां है किताबें करती हैं बातें, और अभी मैंने कहा किताबों की गठरी तेरे पास थी, लेकिन ये सब गलत है। सही क्या होगा? कुतुब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असनाम का वाहिद क्या है? यह असनाम सनम से बना है, और इस सनम का मतलब होता है पत्थर। ये वो वाला सनम नहीं, सनम बेवफा वाला सनम नहीं, ये सनम पत्थर है। अगर आपने मदरसे में पढ़ा होगा तो आपने उगला में एक किताब पढ़ा होगा, अली मियां नदवी साहब मरहूम की लिखी हुई जो किताब है क़ससुन नबीन। फर्स्ट चैप्टर है उसका, मन कसरल असनाम, मींस हु ब्रोक द आइडल्स। हु ब्रोक द आइडल्स मतलब मूर्ति को किसने तोड़ा, ये आइडल कहते हैं असनाम, और सनम आइडल मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकीदा की जमा क्या है? देखो अकीदा को हिंदी में हम पंथ कहते हैं, इंग्लिश में क्रीड कहते हैं। अकीदा की जमा अकायद होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि अकायद है ही नहीं। अकीदा किसको कहते हैं? एक मुसलमान का, देखो 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं। एक मुसलमान का अल्लाह पर, उसके रसूल पर, की किताबों पर, उसके मलाइक पर, और क़यामत के दिन डूम्सडे जिसको डे ऑफ जजमेंट कहते हैं उस पर यकीन रखना। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब एक चीज है यहां पर कि आप अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपसे किताब की जमा पूछ रहा है, यहां पर आपसे असनाम का वाहिद पूछ रहा है। ये देखो पहली टाइप हो गई कि आपसे जमा भी पूछा जा सकता है, दूसरी टाइप हो गई कि आपसे वाहिद भी पूछा जा सकता है, तीसरी टाइप ये है कि वाहिद हो या जमा हो ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो ये 3 टाइप है, मैंने तीनों टाइप आपको बता दिया। तज़कीर और तानीस की बात करेंगे अगर, शाकिर की तानीस क्या है? शाकिर शुक्र अदा करने वाला, तो शाकिरा। जैसे जाकिर का जाकिरा होता है, जाकिर जिक्र करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, आबिद का आबदा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साहिरा की तज़कीर क्या है? साहिरा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जादूगरनी वाली सिफत हो उसको साहिरा कहते हैं। अब इसका जो तज़कीर होगा वो साहिर होगा।
साहिर कहते हैं हम जादूगर को। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो लफ्ज, एक सेहर होता है और एक सहर होता है। इस दोनों में फर्क क्या है? वो जो आपने कलाम सुना है, सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, ये जो सहर है वो उसकी बात हो रही है, जिसको डॉन टाइम कहते हैं, सहर का वक्त, सुबह सादिक का जो वक्त होता है। और जो गुरूब आफताब का वक्त है उसके लिए मतलब डस्क इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया वो सहर। और ये जो सहर है ना, इसको कहते हैं मैजिक को, जिसको जादू कहते हैं आप। तो यहां पर जिस सहर की बात हो रही है वो ये वाला सहर है। आला अहमद सुरूर ने क्या कहा था? हुस्न काफिर था, अदा कातिल थी, बातें सहर थी, और तो सब कुछ था लेकिन रस्म दिलदारी न थी। तो ये जो बातें सहर थी वो सहर जादू। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है रक्कासा की तस्कीर क्या है? रक्कासा डांसर को कहते हैं, नर्तकी को कहते हैं, नाचने वाली को कहते हैं। और इसके लिए जो तस्कीर होगा वो रक्कास होगा, ये इसका सही जवाब है। जहां तक रक्स की बात है तो रक्स डांस को कहते हैं, नृत्य को कहते हैं। रक्स नृत्य को कहते हैं, डांस को कहते हैं। रक्कास डांसर जो मेल डांसर है उसको कहते हैं, और ये जो रक्कासा है जो फीमेल डांसर है उसको कहते हैं रक्सा कहते हैं। वो एक वज्द सा तारी हो जाना नाचते हुए, उस फीलिंग को रक्सा कहते हैं। तो आई थिंक कि रक्कासा आपको समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं ना, शायरी थी कि कोई रक्कासा इस कदर मुख्तसर लिबास में थी। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं अल्फाज और अज़दाद की तरफ। नफरत, नफरत, मोहब्बत, ये तो बड़ा आसान है। अगर दीगर ऑप्शंस की बात करें तो जैसे अदावत। अच्छा, अदावत किसको कहते हैं मालूम है? अदावत कहते हैं हिंदी में शत्रुता को। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हॉस्टिलिटी को कहते हैं, दुश्मनी को आम लफ्जों में अगर कहें तो। गालिब के लफ्जों में अगर कहेंगे तो कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, और कुछ नहीं तो अदावत ही सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खुन्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुनुक। खुनुक कहते हैं कोल्ड को, ठंडा को। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो गर्म होगा। ठीक है, ठंडा और सर्द तो ये सेम चीज है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अज़दाद, तो गर्म होगा यहां पे। मोतदिल वो तो जो बीच का होता है उसको बोलते हैं अतदाल के साथ। खैर, तो खुनुक का ठीक ऑपोजिट क्या होगा? यहां पर गर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। हस्त की जिद क्या है? हस्तबूद। आपने अगर फारसी पढ़ा होगा तो ये बड़ी आसानी से कर लेंगे आप। वैसे ये जो मुस्तार है लिया गया है या तो संस्कृत से या तो पर्शियन से। अगर आप संस्कृत की बात करेंगे तो उसमें है के लिए अस्ति का यूज होता है। जैसे यह एक किताब है, एतत् पुस्तकम अस्ति, उसी को अगर फारसी में अगर आप बात करेंगे तो ई यक किताब अस्त। तो ये जो अस्त है ना, ये पर्शियन और संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो हस्तबूद है, था, बाशद होगा, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। हस्ती ये तो किसी पर्सनालिटी को कहते हैं, पुष्ट पीठ को कहते हैं। आगे बढ़िए। अब हम तर्जुमे की तरफ आते हैं। उर्दू से हिंदी तर्जुमा 15 नंबर का होगा। यानी एक सेंटेंस दिया जाएगा उर्दू का, आपसे हिंदी का सेंटेंस पूछा जाएगा। हिंदी का एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपसे उर्दू का सेंटेंस पूछा जाएगा। उर्दू का आपको वर्ड दिया जाएगा जो टर्मिनोलॉजी होगी स्पेशली अलग अलग फील्ड की, जैसे पॉलिटिक्स की है, इकोनॉमिक्स की है, फिलॉसफी की है, या जर्नलिज्म के कुछ वर्ड्स हैं, या ऑफिशियल वर्ड्स हैं, या मिनिस्ट्री है ना। इन सब से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उसका उर्दू तर्जुमा पूछा जाएगा या उर्दू दिया जाएगा और आपसे उसका हिंदी तर्जुमा पूछा जाएगा, उसका इस्तिलाहात। पहला सवाल है, हुब्बुल वतनी से बड़ा कोई जज्बा नहीं। सबसे पहले हुब्बुल वतनी को हम हिंदी में कहते क्या है? तो इसको हिंदी में हम कहते हैं देशभक्ति, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पैट्रियटिज्म। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि हुब्बुल वतनी से बड़ा कोई जज्बा नहीं, और जज्बा कहते हैं हम भावना को, तो पहले इन वर्ड्स को आप क्लैरिफाई कर लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं देशभक्ति से बड़ी कोई भावना नहीं, देशभक्ति से बड़ी कोई भावना नहीं। इसके लिए पूजा नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, भावना होगा। और देश प्रेम दूसरी चीज है। देशभक्ति ये हुब्बुल वतनी को कहते हैं। इसमें बंदा सैक्रिफाइस देने की जब बात करता है तो उसको हम, ये बड़ी फीलिंग है देशभक्ति, देश प्रेम से बड़ी। देश प्रेम, लव फॉर कंट्री,
लेकिन ये जो देशभक्ति है वो पैट्रियटिज्म है, वो हुब्बुल वतनी है, ये देश से प्यार है और ये देश के लिए जान देने की भावना है। खैर, अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इस तरह कहेंगे, नो सेंटिमेंट इज ग्रेटर देन पैट्रियटिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इंसान एक मुहज्जब जानवर है। तो इंसान को मानव कहते हैं, क्लैरिफाई करिए पहले इसको एक एक करके। मुहज्जब को हम सभ्य कहते हैं, और जानदार, जानवर नहीं जानदार है, तो जानदार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्राणी। वैसे आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने कहा था, मैंने तस्वीर क्यों दिया, ये एरिस्टोटल की तस्वीर है जिसको अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी इंसान एक माशरती हैवान है। लेकिन यह जुमला थोड़ा सा अलग है, उसी से मैच कर रहा है। इंसान एक मुहज्जब जानदार है, यानी मानव एक सभ्य प्राणी है। अगर कहीं पर है तो आप उसको टिक कर दीजिए, मानव एक सभ्य प्राणी है, ठीक है। मैन इज अ सिविलाइज्ड क्रीचर। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये अरस्तु है कौन? तो ये सुकरात का स्टूडेंट है। सुकरात का स्टूडेंट अरस्तु, अरस्तु का स्टूडेंट अफलातून, अफलातून का स्टूडेंट सिकंदर। अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो सॉक्रेट्स का स्टूडेंट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चाय मेरा महबूब मशरूब है। मशरूब किसको कहते हैं? पीने की चीज, जिसको इंग्लिश में बेवरेज कहते हैं और हिंदी में पेय पदार्थ कहते हैं। अच्छा, आसान अंग्रेजी में आप इसको ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो चाय मेरा प्रिय पेय है, पेय पदार्थ कहते हैं वैसे मशरूब को। वो मशरूब सुना है ना कि अगरचे दूसरे मशरूब भी महंगे नहीं मिलते, मगर चलता है अक्सर शरबते दीदार कॉलेज में। वो डिग्री की बजाय मैम लेके लौट आया है, मिला था जिसको एडमिशन समंदर पार कॉलेज में। मेरे क्या, चाय मेरा महबूब मशरूब है। टी इज माई फेवरेट ड्रिंक या फेवरेट बेवरेज, तो चाय मेरा प्रिय पेय है। आगे बढ़ते हैं। मौलाना आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री की उर्दू पहले आप जान लीजिए, वजीर तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? वजीर तालीम। इंग्लिश में एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये हो जाएगा मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे, ये सही जवाब है। अगर आप मजीद जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में, हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। वजीर दाखिला को इंग्लिश में होम मिनिस्टर, हिंदी में गृह मंत्री कहते हैं। वजीर खजाना को इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर और हिंदी में वित्त मंत्री कहते हैं। वैसे अगर जनरल नॉलेज की बात करें, उमूमी मालूमात की, तो ये तो आपको मालूम हो गया कि मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे। पहले वजीर आजम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले वजीर खजाना, वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे तनमुखम शेट्टी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, पढ़ा था हम लोगों ने बचपन में। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसको उर्दू में कहते हैं हम। आवश्यकता को तो जरूरत कहेंगे, आविष्कार को ईजाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजाद। और जननी मां, तो जरूरत ईजाद की मां है। आगे बढ़िए। आगंतुकों का स्वागत है, आपने देखा होगा लिखा होता है विजिटर्स आर वेलकम, विजिटर्स आर वेलकम। आगंतुक आने वाले, आने वालों का इस्तकबाल है। कहीं कहीं पे आपने उर्दू में भी देखा होगा जायरीन का खैर मकदम है, द सेम चीज, आगंतुकों का स्वागत है। आगे बढ़िए। मशकूक कहते हैं जो सस्पिशियस होता है, संदिग्ध होता है, उसको मशकूक कहते हैं। अतिरिक्त कहते हैं एडिशनल को, इजाफी को। संबंधित कहते हैं रिलेटेड को, मुताल्लिक को। संलग्न कहते हैं अटैच्ड को, अटेस्टेड को, इसको संलग्न कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंसलिक अगर उर्दू की बात करेंगे आप तो नेक्स्ट है आमदो रफ्त, यानी आना जाना, आवागमन, ट्रैफिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। आय व्यय हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगमन कहेंगे अराइवल को, आमद को। आगे बढ़िए। सिफत किसको कहते हैं हम? खूबी को। वैसे ये वो वाला सिफत नहीं है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इंग्लिश में, आपको मालूम है कि नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन,
कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ा होगा आपने। इसी के अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसको हम कहेंगे नाउन इस्म को कहते हैं, प्रोनाउन जमीर को कहते हैं, वर्ब फेल को कहेंगे, एडवर्ब जस्ट अ सेकेंड, एडवर्ब मुताल्लिक़े फेल हो गया। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एडजेक्टिव सिफत को कहेंगे, प्रेपोजिशन आपका ये हर्फ जर हुआ, कंजक्शन ये हर्फ आतफ है और इंटरजेक्शन ये हर्फ निदा है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको हम कहेंगे नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया कहेंगे, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहेंगे, एडजेक्टिव को विशेषण कहेंगे, प्रेपोजिशन को संबंध सूचक कहेंगे, कंजक्शन को संयोजक कहेंगे और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप बआसानी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिफत किसको कहेंगे आप देख लीजिए, सिफत कहां पर है, सिफत एडजेक्टिव विशेषण। अब जो है आप टिक करिए, आगे बढ़िए, आगे का काम आपका। नेक्स्ट, पांडुलिपि किसको कहते हैं? देखो पुराने जमाने में जब तबात यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस वक्त जो ओरिजिनल हैंड रिटन मखतूता हुआ करता था वो एक बहुत कीमती असासा होता है। अब कोई मजहबी, तारीखी, सियासी जो रिकॉर्ड है जो हैंड रिटन फॉर्म में होता है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ये देखिए आप, पांडुलिपि है ना। हिंदी में इसको हम इंग्लिश में इसको हम मैनस्क्रिप्ट कहते हैं और उर्दू में मखतूता कहते हैं। मंजूमा ये तो पोएट्री से रिलेटेड चीज है, मरबूता जो चीज बहुत गठा हुआ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। मसूला गालिबन जवाबदेह या रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार को बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण विराम। अगर आपने वो पढ़ा होगा रुमूज औकाफ, अगर आपने पढ़ा होगा रुमूज औकाफ तो उसमें ये चीजें आपने पढ़ी होंगी कि ये जो पूर्ण विराम है इसको हिंदी में इसका सिंबल ये होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। ये इंग्लिश में है, फुल स्टॉप कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। पंक्चुएशन कहते हैं, ये पंक्चुएशन के तहत पढ़ते हैं जिसको रुमूज़े औकाफ कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो पूर्ण विराम है इसको हम खत्मा कहेंगे, उर्दू में खत्मा कहते हैं। जहां पे सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां पर पूर्ण विराम आता है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना को हम उर्दू में क्या कहेंगे? तमहीद कहते हैं, तमहीद कहते हैं। प्रस्तावना की बात हो रही है यहां पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, जो हिंदुस्तान का आईन है, अगर आप उसके पहले सफ़े पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्रियम्बल दिखेगा जिसको हिंदी में प्रस्तावना और उर्दू में तमहीद कहते हैं। कि हम हिंदुस्तान के अवाम, हम भारत के अवाम यानी हम अहले हिंदुस्तान मतानतो संजीदगी से आज़्म करते हैं कि हिंदुस्तान को एक मुक़्तदिर समाजवादी, मुक़्तदिर यानी सोवरिन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, गैर मजहबी यानी सेक्युलर, अवामी जमहूरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें क्या? इंसाफ यानी जस्टिस, आज़ादी यानी लिबर्टी, मसावात यानी इक्वालिटी, अखुवत यानी फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, आप देखेंगे हिंदुस्तान के आईन के पहले सफ़े पर ये तमहीद होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है पार्ट 3 है जो जनरल नॉलेज है। मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है, हालांकि ऐसा कोई सिलेबस आपका नहीं, वो मैंने आपके लिए बनाया है। आपके उन 10 क्वेश्चंस को देखकर, जो पिछली बार जब ट्रांसलेटर का इम्तहान हुआ था तो उसमें 10 सवाल पूछे गए थे, उसी की रोशनी में मैंने इसको 4 हिस्से में तकसीम किया है। सबसे पहली चीज है बेसिक जीके। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? ऐसी चीजें। उसके बाद है यहाँ पर बिहार स्पेशल, यानी खास तौर से बिहार के बारे में, भाई कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा अबरक पाया जाता है, सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, या फिर कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, कहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। जो ज्योग्राफिकल चीजें हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, पटना का पुराना नाम क्या था, पटना शहर को बसाया किसने था, इस तरह की जो चीजें हैं। अगर हम इसमें वजीर और वजारत की बात करें, बताइए अभी वजीर मालियात कौन है बिहार में, इस तरह से।
जो ऑपोजिशन के लीडर हैं कौन है, तो इसको हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में। मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक्स में सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, अगर हिंदुस्तान की करेंसी रुपया है तो फिर यूरोप की करेंसी क्या है, अमेरिका की करेंसी क्या है, सऊदी की करेंसी क्या है, ये मिसलेनियस टॉपिक्स में से इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। आगे चलिए, जैसे कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, जैसे नो बॉल क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, सर्विस बॉल कहाँ इस्तेमाल होता है। करंट अफेयर्स जो अभी प्रेजेंट की चीज़ें हैं, लाइक कुछ पॉपुलर अवार्ड्स जो किसको मिले, कौन सी टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट्स किसने जीता, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे कुछ सवालात जो पूछे गए आपको, मैंने सैंपल के तौर पर उसको लिया है। इनमें से किसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है? बल्लेबाजी, गेंदबाजी और स्टंप, इसका ताल्लुक क्रिकेट से है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। लेकिन ये जो सर्विस लाइन है ना, ये बैडमिंटन में होता है। ये जो बंदा खड़ा है ना जहां पर, ये सर्विस लाइन है, ये शॉर्ट सर्विस लाइन कहलाती है। ये लॉन्ग सर्विस लाइन है जो हिडन है यहाँ पर। तो ये सर्विस लाइन वॉलीबॉल में भी इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल बैडमिंटन में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र पटना शहर का पुराना नाम है, जिसको उद्दयन ने बसाया था। टैक्सिला, ये जो है टैक्सिला इंग्लिश में बोलते हैं, तक्षशिला ये मौजूदा दौर में अभी ये पाकिस्तान में है। वाराणसी तो नया नाम है, पुराना नाम इसका बनारस था, उससे भी पुराना नाम काशी था। प्रयागराज ये इलाहाबाद का नया नाम है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है जर्मनी में कौन सी करेंसी राइज है? अभी तो वहां यूरो चल रही है। यूरो 1999 में इसको अडॉप्ट किया गया था। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको मालूम है कि दुनिया में 7 बर्रे आजम हैं। बर्रे आजम जिसको इंग्लिश में हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना, हिंदी में इसको हम महादेश या महाद्वीप कहते हैं। तो जो यूरोप का जो कंटिनेंट है, वहां उन सभी ने अपने देश की करेंसी के साथ साथ यूरोपियन एक कॉमन करेंसी उन लोगों ने अडॉप्ट किया। उस करेंसी का नाम था यूरो। तो जर्मनी में अभी यूरो चल रहा है, लेकिन पहले वहां मार्क चला करता था। अगर ऑप्शन में मार्क होता तो आप इसको भी टिक कर सकते थे। जहां तक लीरा का ताल्लुक है, तो ये टर्की की करेंसी है, तुर्की की, ठीक है। और टका ये तो बांग्लादेश की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आसाम के किस गुलकार यानी सिंगर को पद्म भूषण अवार्ड मिला? आप जिस बंदे को यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बंदे का नाम है भूपेन हजारिका। ये बंदा असम से बिलोंग करते थे, और ये एक सिंगर ही नहीं थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, ये एक पॉलिटिशियन भी थे। और सिर्फ ये पद्म भूषण अवार्ड नहीं मिला, बल्कि पद्म विभूषण भी मिला, पद्म श्री भी मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत, मरने के बाद इनको अभी 2019 में शायद, गालिबन मैं कंफर्म नहीं हूं, भारत रत्न अवार्ड भी मिला इनको, शायद 2019 में। और जहां तक पद्म भूषण का ताल्लुक है, ये 2001 में इनको मिला था। हिंदी सॉन्ग्स मैंने कुछ सर्च किया इनका, लेकिन उतना अच्छा लगा नहीं मुझे। खैर, ये चीजें हैं कि फिल्म में भी सबसे बड़ा अवार्ड इनको दादा साहब फाल्के मिल चुका है। और ये भी रोजे रोशन की तरह आया है कि इनको हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, वो भी इनको मिल चुका है। लेकिन अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के तनाजुर में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल करंट अफेयर्स में आता है, क्योंकि इनको 2001 में ये पद्म भूषण मिला था, और इनका जो इंतकाल है वो 2011 में हुआ है। लेकिन मैंने इसको करंट अफेयर्स में शामिल इसलिए किया है क्योंकि आपके उन 10 सवालों में एक भी करंट अफेयर्स का सवाल नहीं था, जो मैंने पिछली बार जो इम्तिहान हुआ उससे निकाला मैंने। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं अपने तजुर्बे की बिना पर, कि करंट अफेयर्स में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि जैसे अभी 2024-25 में किसको मिला, इस तरह का सवाल। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपका जो पीटी का सवाल है वो यहां पर कंप्लीट हो गया, सिलेबस डिस्कशन, जिसमें मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये भी बता दिया। जहां तक मेंस की बात है, मेंस का ताल्लुक है, मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, लेकिन इसका सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा मैं। जब आप लोग मेंस में आएंगे तब मेंस की बात करेंगे हम। पीटी क्वालिफाई करके पहले आइए। पेपर 1 में ये चीजें हैं, 3 सेक्शन। उर्दू ग्रामर में सर्फ नाहव है, पार्ट 2 में राइटिंग है। और पेपर 1 में 3 पार्ट होगा, उर्दू ग्रामर, राइटिंग और ट्रांसलेशन। पेपर 2 में सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू उर्दू, हिंदी टू उर्दू, उर्दू टू हिंदी, इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू हिंदी। पेपर 1 में जो चीजें होंगी वो मैंने यहां पर लिख दिया है।
पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में जो चीजें हैं इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख दिया है, पार्ट 3 में भी इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख दिया है, पार्ट 2 में ये चीजें होंगी। तो अब ये पीटी और मेंस का पूरा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मेंस के सिलेबस पर अभी आपको अपना जहन खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अभी पीटी पर फोकस करें, इंशाल्लाह उसके क्वालिफाई हो जाने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मेंस की तैयारी भी कराई जाए। हालांकि मेरा जो शुगल है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे महबूब है वो किताबें लिखना। अभी लगभग 15 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आ चुकी हैं और 10 मजीद पे काम चल रहा है, तो मेरा शुगल वही रहता है। लेकिन जब ये वैकेंसी आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मुझे लगा भाई ये दैट्स माई कप ऑफ टी, मेरे मतलब की चीज़ है, शुरू करना चाहिए। ये रोड मैप है जो मैंने आपको क्लास के शुरू में ही समझा दिया था। इसका पीडीएफ आपको ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा, आप जाइए वहां से इसको डाउनलोड करिए। और कोर्स से जुड़ने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास ये 2 नंबर्स हैं, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फीस फकत 99 है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और इसी फीस में मैं आपको वीडियो लेक्चर भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, और साथ ही आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगा, वो भी फ्री होगा इसके साथ। पैसा कमाने के लिए नहीं, बस ये मेरी जो टीम का खर्च है उसके लिए, और जो मेरे सर्वर का कॉस्ट होगा ये उसके लिए मैं आपसे ले रहा हूं। बाकी कमाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। किताबों से आ जाता है, ऐप से आ जाता है, यूट्यूब चैनल से आ जाते हैं, तो वो परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी सलाहियत है उसका मैं सही जगह पर इस्तेमाल करूं और मेरे कौम के बच्चों का मुझसे फायदा हो जाए, बस यही मेरा मकसद है। इन नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। मुलाकात होती है फिर आपसे अगली क्लास में, जहां मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो पिछले साल के सवाल हैं पूछे गए, उनको डिस्कस करने वाला हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी मुस्तफीज हो सकें और आपको दुआ दें। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। फी अमान अल्लाह।